वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अगर आपको अपने मनपसंद की कोई स्टोरी या ऑडियो बुक सुनने का शौक है, तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताइए। अब सीधा चलते हैं वीडियो पर। हालांकि अगले दिन वो सुबह 7 बजे ही रवाना हो पाए। पंक को खाना और हर वक्त आग तैयार रखने की हिदायत देकर सिम्पसन अपने चाचा को कहानी की असली गहराई के बारे में और भी बहुत कुछ बता पाया, बिना ये जाने कि ये बातें उससे एक बड़े ही बारीक पूछताछ के तरीके के जरिए से निकलवाई गई थी। जब तक वो रास्ते की शुरुआत में पहुंचे, वहां वापसी के सफर के लिए डोंगी खड़ी थी। उसने बताया था कि कैसे डिफेगो ने अस्पष्ट रूप से किसी चीज के बारे में बात की थी जिसे वो वेंडिगो कहता था। कैसे वो नींद में रोया था, कैसे उसने कैंप के आसपास एक अनोखी बू की कल्पना की थी और मानसिक उत्तेजना के और भी लक्षण दिखाए थे। उसने खुद पर भी उस असाधारण बू के बौखला देने वाले असर को स्वीकार किया। शेरों की गंध की तरह तीखी और परेशान करने वाली। और जब वो 50 आइलैंड वाटर से लगभग 1 घंटे की दूरी पर थे, तब तक उसने एक और तथ्य बता दिया था, अपनी उन्मादी हालत का एक मूर्खतापूर्ण कबूलनामा। जैसा कि उसे बाद में महसूस हुआ कि उसने गायब हुए गाइड को मदद के लिए पुकारते हुए सुना था। उसने अपने इस्तेमाल किए गए कुछ खास वाक्यांशों को छोड़ दिया क्योंकि वो खुद को उस बेतुकी भाषा को दोहराने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। साथ ही ये बताते हुए कि कैसे बर्फ में आदमी के कदमों के निशान धीरे धीरे जानवरों के पैरों के निशानों के बिल्कुल छोटे आकार के हो गए थे। उसने ये तथ्य छोड़ दिया कि उनकी दूरी पूरी तरह से अविश्वसनीय थी। ये एक ऐसा सवाल था जो अपने निजी घमंड और ईमानदारी के बीच अच्छी तरह से संतुलित था कि उसे क्या बताना चाहिए और क्या छिपाना चाहिए। उदाहरण के लिए उसने बर्फ में आग की लपटों का जिक्र किया, फिर भी यह बताने से कतराया कि सोता हुआ डिफेगो और उसके बिस्तर को हल्का सा तंबू से बाहर खींच लिया गया था। कुल मिलाकर डॉक्टर कैथकार्ट, जो खुद को एक कुशल मनोवैज्ञानिक समझते थे, उन्होंने उसे साफ तौर पर आश्वस्त कर दिया था कि उसका मन अकेलेपन और घबराहट और डर से ग्रस्त होकर कैसे तनाव में आ गया था और भ्रम को उसके दिमाग में बिठा रहा था। उसके आचरण की प्रशंसा करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि उसका मन कहां, कब और कैसे भटक गया था। उन्होंने विवेकपूर्ण प्रशंसा करके अपने भतीजे को जितना वो था उससे ज्यादा बेहतर मानने पर मजबूर कर दिया, लेकिन सबूतों के महत्व को कम करके वो अनजाने में खुद को सिम्पसन से भी ज्यादा मूर्ख साबित कर चुके थे। कई अन्य तर्कशास्त्रियों की तरह उन्होंने अपनी कम जानकारी के आधार पर चतुराई से झूठ बोला, क्योंकि सिम्पसन की दी गई जानकारी उनकी अपनी विशेष बुद्धि को नामंजूर लगी। उन्होंने कहा, इन भयानक एकांतों का जादू किसी भी मन को जो बेहतरीन कल्पनाशील गुणों से युक्त हो अछूता नहीं छोड़ सकता। इसने तुम्हारे मन पर ठीक वैसे ही असर डाला है जैसे तुम्हारी उम्र में मुझ पर डाला था। तुम्हारे छोटे से कैंप में जो जानवर आया था वो बेशक एक मूस ही होगा, क्योंकि मूस की आवाज में कभी कभी एक बड़ा ही अजीबोगरीब गुण होता है। बड़े पैरों के निशानों का रंगीन दिखना साफ तौर पर बौखलाहट की वजह से बस तुम्हारी नजर का धोखा था।
जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम पैरों के निशानों के आकार और लंबाई के सबूत देखेंगे, लेकिन किसी सुनाई देने वाली आवाज का भ्रम निश्चित रूप से मानसिक उत्तेजना के कारण होने वाले भ्रम के सबसे साधारण रूपों में से एक है। एक उत्तेजना, बस मेरे प्यारे बेटे, बस एक सहज व्यवहार है। बाकी मैं ये कहने के लिए मजबूर हूं कि तुमने अद्भुत साहस के साथ काम किया है, क्योंकि इस बियाबान जंगल में खुद को खोया हुआ महसूस करने का आतंक बहुत भयानक है। और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं एक पल के लिए मान लो कि मैं तुम्हारी बुद्धि और फैसला लेने की काबिलियत के 1/4 हिस्से का ही इस्तेमाल कर पाता। बस एक चीज है जिसे समझना मेरे लिए बेहद मुश्किल है। वो है वो साली बदबू। इससे मुझे उल्टी सी महसूस हुई। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, भतीजे ने कहा, बिल्कुल चक्कर आ गया था मुझे। उसके चाचा का शांत, ज्ञानी बाबा वाला रवैया, सिर्फ इसलिए कि उन्हें ज्यादा मनोवैज्ञानिक सूत्र पता थे, उन्हें थोड़ा विद्रोही बना देता था। किसी ऐसे अनुभव की व्याख्या करना कितना आसान हो सकता था जिसे खुद ना देखा गया हो। मैं इसे एक तरह की भयानक गंध ही कह सकता हूं। सिम्पसन ने अपने बगल में बैठे शांत भावशून्य आदमी के चेहरे पर नजर डालते हुए निष्कर्ष निकाला। मैं तो केवल इस बात पर अचंभित ही हो सकता हूं कि इन हालात में तुम्हें यह और भी बुरा कैसे नहीं लगा। सिम्पसन जानता था कि ये रूखे शब्द सच्चाई और उसके चाचा की सच्चाई की व्याख्या के बीच झूल रहे थे। और आखिरकार वो उस छोटे से कैंप में पहुंचे और तंबू को अभी भी खड़ा पाया, बुझी हुई आग के अवशेष और उसके पास एक खूंटी पर ठोंका हुआ कागज का टुकड़ा, अछूता, हालांकि अनुभवहीन हाथों से बेढंगे तरीके से बनाया गया खाने का भंडार, छछूंदरों, मिंक और गिलहरियों द्वारा खोज लिया गया था और खोल दिया गया था। माचिसें उस जगह बिखरी पड़ी थीं, लेकिन खाने का आखिरी टुकड़ा तक निकाल लिया गया था। अच्छा दोस्तों, वो यहां नहीं है और ये नीचे जले हुए कोयले की तरह ही साफ है, लेकिन अब तक वो जहां पहुंच गया होगा वो उतना ही अनिश्चित है, हैंक ने अपने अंदाज में जोर से कहा। ऐसे वक्त में धर्मशास्त्र के छात्र की उपस्थिति उसकी भाषा के लिए कोई बाधा नहीं थी। उसने आगे कहा, मैं तो कहता हूं कि हम तुरंत निकल पड़ते हैं और उसे ढूंढने के लिए जी जान से जुटते हैं। हमारे पास अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। डिफेगो के संभावित अंजाम की उदासी ने पूरे दल को उस समय तक एक भयानक गंभीरता से जकड़ लिया था। जब उन्होंने तंबू में हाल ही में किसी के सोने के जाने पहचाने निशान देखे, खासकर तंबू जिस पर बालसम की टहनियों का बिस्तर अभी भी शरीर के दबाव से चिकना और चपटा था, मानो वो उसकी मौजूदगी को उनके करीब ला रहा हो। सिम्पसन मानो अपनी दुनिया को किसी तरह दांव पर लगा हुआ महसूस कर रहा था। वो धीमे स्वर में सब कुछ समझा रहा था। अब वो पहले से काफी शांत था, हालांकि अपनी कई यात्राओं के तनाव ने उसे काफी थका दिया था और उसके चाचा के समझाने के तरीके ने उसकी भावनाओं को ठंडा करने में मदद की। और इसी तरफ वो यहीं भागा था। सिम्पसन ने अपने 2 साथियों से कहा, उस दिशा की ओर इशारा करते हुए जहां उस धुंधली भोर में गाइड गायब हो गया था। वो सीधे उस तरफ बर्च और हेमलॉक के पेड़ों के बीच हिरण की तरह भागा था। हैंक और डॉक्टर कैथकार्ट ने एक दूसरे को देखा और ये लगभग 2 मील एक सीधी रेखा में मैं उसके पैरों के निशानों का पीछा करते हुए वहां तक गया जहां वो रुक गए अचानक से, और जहां तुमने उसे पुकारते सुना और बदबू पकड़ी। और बाकी सब बकवास, उसके बारे में क्या? हैंक इतनी जोर से चिल्लाया कि उसके अंदर छुपी गहरी परेशानी बाहर आ गई। और जहां तुम्हारी उत्तेजना तुम्हें भ्रम की हालत तक ले आई, उसका क्या? डॉक्टर कैथकार्ट ने धीमी आवाज में कहा,
लेकिन इतनी धीमी नहीं कि उनके भतीजे ने इसे सुना ना हो। दोपहर हो चुकी थी। चूंकि वो जल्दी जल्दी सफर कर रहे थे, अभी भी दिन के उजाले के 2 घंटे बाकी थे। डॉक्टर कैथकार्ट और हैंक ने खोज शुरू करने में ज्यादा देर नहीं लगाई। वो पेड़ों पर लगाए हुए निशानों का और जहां तक हो सके उसके पैरों के निशानों का पीछा करते रहे। इस बीच अच्छा यही था कि सिम्पसन कैंप में अच्छी तरह आग जलाए रखे और आराम करे। लेकिन लगभग 3 घंटों की खोज के बाद जब अंधेरा छा चुका था, दोनों आदमी बिना कुछ बताए कैंप लौट आए। ताजी बर्फ ने सारे निशान ढक दिए थे और हालांकि वो निशान लगे हुए पेड़ों के पीछे पीछे उस जगह तक पहुंच गए थे जहां से सिम्पसन वापस मुड़ा था, उन्हें किसी इंसान का या यूं कहें किसी जानवर का भी एक भी निशान नहीं मिला था। किसी भी तरह के नए निशान नहीं थे। बर्फ जस की तस पड़ी थी। यह तय करना मुश्किल था कि क्या करना ठीक होगा। हालांकि असल में वो और कुछ कर भी नहीं सकते थे। वो हफ्तों तक रुककर खोज करते, लेकिन सफलता की कोई खास संभावना नहीं थी। ताजी बर्फबारी ने उनकी एकमात्र उम्मीद भी तोड़ दी और वो रात के खाने के लिए कैंप में आग के चारों ओर इकट्ठा हुए। एक उदास और हताश दल। हकीकत वास्तव में काफी दुखद थी, क्योंकि डिफेगो की पत्नी रैट पोर्टेज में थी और उसकी कमाई ही परिवार के भरण पोषण का एकमात्र जरिया थी। अब जबकि पूरी सच्चाई अपनी सारी कुरूपता के साथ सामने आ चुकी थी, तो आगे कोई और दिखावा करना बेकार लग रहा था। उन्होंने तथ्यों और संभावनाओं के बारे में खुलकर बात की। यह पहली बार नहीं था, डॉक्टर कैथकार्ट के अनुभव में भी नहीं, कि कोई व्यक्ति अकेलेपन के अनोखे लालच में आकर पागल हो गया हो। इसके अलावा डिफेगो भी कुछ इसी तरह के हालात के लिए पहले से ही तैयार था, क्योंकि उसके खून में पहले से ही उदासी का एक स्पर्श था और शराब के दौरों ने, जो अक्सर हफ्तों तक चलते थे, उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। इस सफर में कुछ ऐसा हुआ था जो कोई कभी ठीक ठाक तरह से जान नहीं सकता, जो उसे इस हद तक धकेलने के लिए काफी था। बस इतना ही, और वो चला गया। पेड़ों और झीलों के विशाल जंगल में भूख और थकान से मरने के लिए। उसके फिर से कैंप को ढूंढने की संभावनाएं बहुत कम थीं। उस पर जो उन्माद छाया हुआ था, वो बेशक और भी बढ़ गया होगा, और यह पूरी संभावना थी कि वो खुद पर ही हिंसा करे और इस तरह अपने क्रूर अंजाम को जल्दी ही हासिल भी कर ले। वास्तव में जब वो बातें कर रहे थे, तब तक शायद उसका अंत आ ही गया हो। हालांकि अपने पुराने दोस्त हैंक के सुझाव पर उन्होंने थोड़ी देर और इंतजार करने और अगले पूरे दिन भोर से अंधेरे तक जितना हो सके एक व्यवस्थित खोजबीन करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि वो आपस में इलाके बांट लेंगे। उन्होंने अपनी योजना पर विस्तार से चर्चा की। वो सब करेंगे जो एक इंसान के बस में था, और इस बीच वो उस खास प्रभाव के बारे में बातें करते रहे जिसमें जंगल की अनोखी दहशत ने उस बदकिस्मत गाइड के मन पर आक्रमण किया था। हालांकि हैंक उस किंवदंती से सामान्य रूप से वाकिफ था, फिर भी बातचीत ने जो मोड़ लिया था वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने बहुत कम बात की। हालांकि जितना भी उसने कहा वो थोड़ा ज्ञानवर्धक जरूर था, क्योंकि उसने माना कि पूरे इलाके में एक खबर फैली हुई थी कि पिछले साल की पतझड़ में कई मूल अमेरिकी लोगों ने 50 आइलैंड वाटर्स के किनारों पर वेंडिगो को देखा था, और यही डिफेगो के वहां शिकार करने से मना करने का असली कारण था। हैंक को बेशक लगा होगा कि उसने अपने पुराने दोस्त को जरूरत से ज्यादा समझाकर उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया था। उसने समझाया मानो वो दूसरों से ज्यादा खुद से ही बात कर रहा हो।
जब कोई मूल अमेरिकी पागल हो जाता है तो हमेशा यही कहा जाता है कि उसने वेंडिगो देखा है। और बूढ़ा डिफेगो तो हद से ज्यादा अंधविश्वासी था। छह, क्या करूं मैं। और फिर सिम्पसन ने माहौल को और भी ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण पाते हुए अपनी हैरत अंगेज कहानी को पूरा फिर से सुनाया। इस बार उसने कोई भी बात छोड़ी नहीं। उसने अपनी भावनाओं और जबरदस्त डर का पूरा जिक्र किया। उसने बस अपने पहले इस्तेमाल की गई अजीबोगरीब भाषा को छोड़ दिया। लेकिन डिफेगो ने तुम्हें वेंडिगो की कहानी के ये सारे विवरण तो पहले ही बता दिए होंगे ना मेरे बच्चे। मतलब उसने इसके बारे में बात तो की होगी और इससे तुम्हारे मन में वो विचार आ गए होंगे जो बाद में तुम्हारी बेचैनी में बदल गए। क्यों, यही हुआ है ना? डॉक्टर ने जोर देकर सिम्पसन से कहा। इसके बाद सिम्पसन ने फिर से सारे तथ्य दोहराए। उसने बताया कि डिफेगो ने उस जीव का जिक्र किया ही नहीं था। सिम्पसन इस कहानी के बारे में कुछ नहीं जानता था और जहां तक उसे याद था उसने कभी इसके बारे में पढ़ा भी नहीं था। यहां तक कि उसके लिए वो शब्द भी अनजान था। बेशक वो सच कह रहा था और डॉक्टर कैथकार्ट बेमन से पूरे मामले की अनोखी प्रकृति को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए थे। हालांकि उन्होंने ये बात शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार में कही। उन्होंने अपनी पीठ एक मजबूत पेड़ से टिकाई। आग जैसे ही बुझने का इशारा देती वो उसे सुलगा देते। रात में अपने आसपास होने वाली किसी भी छोटी सी आहट पर वो सबसे जल्दी ध्यान देते थे। झील में उछलती मछली, झाड़ी में टूटती टहनी, ऊपर की डालियों से कभी कभार जमी हुई बर्फ के टुकड़ों का गिरना, जहां गर्मी उन्हें ढीला कर रही थी। उनकी आवाज भी थोड़ी बदल गई। आत्मविश्वास थोड़ा कम हो गया। स्वर भी धीमा हो गया। सीधे शब्दों में कहें तो डर उस छोटे से कैंप के आसपास मंडरा रहा था। और हालांकि तीनों को एक दूसरे विषय पर बात करने में खुशी होती, लेकिन वो केवल यही बात कर पा रहे थे उनके डर की वजह। उन्होंने दूसरे विषयों पर भी बात करने की कोशिश की, लेकिन बेकार। उनके पास कहने को कुछ नहीं था। हैंक उस दल में सबसे ईमानदार था। उसने लगभग कुछ नहीं कहा। हालांकि उसने एक बार भी अंधेरे की ओर पीठ नहीं की। उसका मुंह हमेशा ही जंगल की ओर रहता था और उसे जब लकड़ी की जरूरत होती तो भी वो ज्यादा दूर नहीं गया था। सन्नाटे की एक दीवार ने उन्हें घेर लिया था, क्योंकि बर्फ हालांकि मोटी नहीं थी, किसी भी शोर को दबाने के लिए काफी थी। और पाले ने भी सब कुछ काफी कसकर जकड़ रखा था। उनकी आवाजों और लपटों की धीमी चरमराहट के अलावा कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। बस कभी कभी चीड़ के पतंगे के पंखों की फड़फड़ाहट जैसी कोई हल्की सी आवाज हवा में उनके पास से गुजरती थी। कोई भी सोने के लिए आतुर नहीं लग रहा था। वो चंद घंटे बहुत जल्दी आधी रात में तब्दील हो गए। वैसे ये किंवदंती काफी मजेदार लगती है, डॉक्टर ने एक लंबे विराम के बाद टिप्पणी की। वो कुछ कहना चाहता था, क्योंकि वेंडिगो केवल जंगल की एक पुकार है जो इंसानी लगती है। बस इसे सुनकर कुछ लोग अपनी ही बर्बादी का कारण बन जाते हैं। बस इतना ही, हैंक ने तुरंत कहा। और जब आप इसे सुनते हैं तो बिना किसी गलतफहमी के ये आपको आपके नाम से ही बुलाता है। फिर एक और चुप्पी। फिर डॉक्टर कैथकार्ट उस निषिद्ध विषय पर इतनी तेजी से वापस आए कि बाकी लोग चौंक गए। इस मेल में कुछ मतलब तो है, उसने अंधेरे में अपने चारों ओर देखते हुए कहा। क्योंकि कहते हैं कि आवाज जंगल की सभी छोटी छोटी आवाजों से मिलती जुलती है। हवा, गिरता पानी, जानवरों की चीखें वगैरह वगैरह। और एक बार शिकार ये सुन लेता है तो वो हमेशा के लिए भाग जाता है।
इसके अलावा उसके सबसे कमजोर हिस्से पैर और आंखें बताए जाते हैं। पैर आप देखिए घूमने के मोह के लिए और आंखें सुंदरता के लालच के लिए। बेचारा इंसान इतनी तेज भागता है कि उसकी आंखों से खून बहने लगता है और उसके पैर जैसे जलने लगते हैं। डॉक्टर कैथकार्ट बोलते हुए बेचैनी से आसपास के अंधेरे में झांकते रहे। उनकी आवाज धीमी हो गई। उन्होंने आगे कहा, वेंडिगो, उसके बारे में कहते हैं कि वो अपने पैर जला लेता है घर्षण के कारण, जो जाहिर है इसके दौड़ने की जबरदस्त रफ्तार की वजह से होता है, जब तक वो गिर नहीं जाता और फिर से उसके पैर बिल्कुल नए जैसे नहीं बन जाते। सिम्पसन डर और हैरानी से सुन रहा था, लेकिन उसका ध्यान सबसे ज्यादा हैंक के चेहरे के पीलेपन की ओर जा रहा था। अगर उसमें हिम्मत होती तो वो खुशी खुशी अपने कान और आंखें बंद कर लेता। वैसे ये हमेशा जमीन पर भी नहीं रहता, हैंक ने धीमी भारी आवाज में कहा, क्योंकि ये इतना ऊपर उठता है कि ऐसा लगता है जैसे तारों ने इसे पूरी तरह से जला दिया हो। और कभी कभी ये जोरदार छलांग लगाता है, पेड़ों की चोटियों पर दौड़ता है अपने शिकार को साथ लेकर, और फिर उसे ऐसे नीचे गिरा देता है जैसे कोई बाज किसी पैकरल को खाने से पहले उसे मारने के लिए नीचे फेंकता है। और इसका खाना पूरे जंगल की सारी गंदगी में से है। काई काई खाता है ये। और वो एक छोटी अस्वाभाविक हंसी हंसा। ये एक काई खाने वाला है, वेंडिगो। हाँ, ऐसा ही है। उसने उत्साह से अपने साथियों के चेहरों को देखते हुए कहा और साथ में अजीबोगरीब गालियां दी, जो भी वो अपने मन में अभी तक बना पाया था। लेकिन सिम्पसन अब इस सारी बातचीत का असली मकसद समझ गया था। ये दोनों आदमी जो अपने अपने तरीके से मजबूत और अनुभवी थे, वो किसी भी चीज से ज्यादा अगर खौफ खाते थे तो वो थी खामोशी। वो वक्त के खिलाफ बात कर रहे थे। वो अंधेरे के खिलाफ, दहशत के आक्रमण के खिलाफ, इस इकबालिया बयान के खिलाफ भी बात कर रहे थे कि वो अपने दुश्मन के इलाके में है। दरअसल वो हर चीज के खिलाफ बात कर रहे थे, क्योंकि वो अपने अंदर छुपे गहरे डरावने ख्यालों को खुद पर काबू करने से रोकना चाहते थे। वो खुद, जो पहले से ही उस भयानक माहौल से दहशत में था, इस मामले में उन दोनों से कहीं आगे था। वो उस मुकाम पर पहुंच गया था जहां वो अछूता था। लेकिन ये दोनों, एक मजाक उड़ाने वाला तर्कशील डॉक्टर और एक ईमानदार जिद्दी वनवासी, दोनों अपने वजूद की गहराइयों में कांप रहे थे। इस तरह घंटों बीतते गए और इसी तरह धीमी आवाज और एक तरह के कड़े आंतरिक प्रतिरोध के साथ इंसानों का ये छोटा सा दल जंगल के जबड़ों में बैठा उस भयानक किंवदंती के बारे में मूर्खतापूर्ण बातें करता रहा। कुल मिलाकर यह मुकाबला बराबरी का नहीं था, क्योंकि जंगल को पहले हमले का और एक बंधक का भी फायदा था। उनके गुमशुदा साथी की बुरी किस्मत उन पर लगातार बढ़ते जा रहे बोझ के उत्पीड़न जैसा था, जो आखिरकार बर्दाश्त के बाहर हो गया। यह हैंक ही था जिसकी पिछली चुप्पी से भी ज्यादा लंबी चुप्पी के बाद, जिसे कोई तोड़ नहीं पाया था, सबसे पहले अपनी दबी हुई भावनाओं को बहुत ही अप्रत्याशित तरह से उसने बाहर निकाला। अचानक अपने पैरों पर खड़ा होकर और रात में एक बेहद कान फाड़ देने वाली चीख निकालने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो अब खुद को और रोक नहीं पा रहा था। इसे एक साधारण चीख से भी आगे ले जाने के लिए उसने अपनी हथेली को मुंह के सामने लाकर इसकी लय को बाधित किया। यह डिफैगो के लिए है,
उसने एक अजीब विद्रोही हंसी के साथ बाकी दोनों की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि ये मेरा विश्वास है कि मेरा पुराना दोस्त हमसे ज्यादा दूर नहीं है। उसकी इस हरकत में एक ऐसी तेजी और लापरवाही थी जिसने सिम्पसन को भी हैरानी से खड़ा कर दिया और डॉक्टर को भी चकमा देकर उसके होठों के बीच से पाइप फिसलने दिया। हैंक का चेहरा डरावना हो गया था, लेकिन कैथकार्ट के चेहरे पर अचानक कमजोरी दिखाई दी, मानो उसकी सारी क्षमताएं शिथिल हो गई हों। फिर उसकी आंखों में क्षणिक क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। हालांकि आदतन संयम से वो भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उत्तेजित हैंक का सामना किया, क्योंकि हैंक की यह हरकत अनुचित, मूर्खतापूर्ण और खतरनाक थी और वो इसे शुरू में ही रोकना चाहता था। अगले 1 या 2 मिनट में क्या हुआ होगा, इसके बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन पक्के तौर पर कोई कभी नहीं जान सकता, क्योंकि हैंक की गरजती आवाज के साथ जो गहरी शांति छा गई और मानो उसके जवाब में ऊपर आसमान के अंधेरे में कोई चीज बहुत तेज रफ्तार से गुजरी, कोई बहुत बड़ी चीज, क्योंकि उसने बहुत सारी हवा को काटा था, जबकि पेड़ों के बीच से इंसानी आवाज की हल्की और हवादार चीख सुनाई दी, जो शायद ना बयां की जा सकने वाले दर्द और अपील के स्वर में पुकार रही थी। ओह, ओह, ये आग जैसी ऊंचाई, ओह मेरे जलते हुए पैर, मेरे जलते हुए पैर। अपनी कमीज के कोनों तक सफेद पड़ चुका हैंक किसी बच्चे की तरह बेसुध होकर इधर उधर देख रहा था। डॉक्टर कैथकार्ट ने भी एक अस्पष्ट सी पुकार दी और ऐसा करते हुए वो एक सहज अंधे डर से तंबू की सुरक्षा की ओर मुड़े। फिर मानो जम गए हों, वो एकदम से रुक गए। तीनों में से अकेले सिम्पसन ने ही अपना होशो हवास थोड़ा बनाए रखा। उसका अपना खुद का डर इतना गहरा था कि वो तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सका। उसने वो चीख पहले भी सुनी थी। अपने पीड़ित साथियों की ओर मुड़कर उसने लगभग शांतिपूर्वक कहा, यही चीख थी जो मैंने सुनी थी, वही शब्द जो उसने कहे थे। फिर अपना चेहरा आसमान की ओर उठाकर वो जोर से चिल्लाया, डिफैगो, डिफैगो, हमारे पास नीचे आओ, जल्दी आओ हमारे पास। और इससे पहले कि कोई कुछ ठोस कदम उठा पाता, पेड़ों के बीच से किसी चीज के जोर से गिरने की आवाज आई, जो नीचे जाते हुए शाखाओं से टकराई और नीचे जमी हुई जमीन पर एक भयानक धमाके के साथ गिरी। उसकी गड़गड़ाहट और भारीपन वाकई भयानक था। ये वही है, हे भगवान मेरी मदद करो, हैंक ने घुटी हुई आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। उसका हाथ अपने आप ही बेल्ट में लगे शिकारी चाकू की ओर बढ़ गया और वो आ रहा है, वो आ रहा है, उसने एक बेतुकी डरावनी हंसी के साथ कहा। जैसे ही बर्फ पर भारी कदमों की आवाजें साफ सुनाई देने लगी, जो अंधेरे में से रोशनी के घेरे की ओर बढ़ रहे थे, और जब लड़खड़ाते हुए कदम उनके पास आते गए, तो वो तीनों आदमी उस आग के चारों ओर निश्चल और मूक खड़े रहे। डॉक्टर कैथकार्ट अचानक मुरझा गए थे। उनकी आंखें भी हिल नहीं रही थीं। हैंक बुरी तरह तड़प रहा था और फिर से किसी हिंसक कार्रवाई को अंजाम देने की कगार पर लग रहा था। फिर भी उसने कुछ किया नहीं। वो आदमी जैसे पत्थर से तराशा गया था। वो तीनों डरे हुए बच्चों जैसे लग रहे थे। ये तस्वीर बड़ी ही भयानक थी और इसी बीच उनका मालिक अभी भी अदृश्य था। कदमों की आहट जमी हुई बर्फ को कुचलती हुई करीब आ रही थी। यह इंतजार अंतहीन था
इतना लंबा कि असली लग ही नहीं रहा था। ये नपातुला और निर्दयी रवैया, ये अभिशप्त था। फिर आखिरकार अंधेरे ने धीरे धीरे बड़ी मेहनत से एक आकृति को जन्म दिया। वो अनिश्चित रोशनी के क्षेत्र में आगे बढ़ी, जहां आग और परछाइयां घुली हुई थीं। लगभग 10 फुट की दूरी पर वो रुक गई, उन्हें घूरती रही। उसी पल वो फिर से तारों पर चलती हुई किसी चीज की तरह अकड़कर आगे बढ़ने लगी और उनके करीब आकर आग की चकाचौंध में पूरी तरह डूब गई। तब उन्होंने देखा कि ये एक आदमी था, और जाहिर है कि ये आदमी था डिफेगो।